आसाराम के पकड़े जाने की कहानी। पुलिस अधिकारी की जुबानी 1 सितंबर 2013 सुबह के करीब 11 बजे थे। देश भर की निगाहें जोधपुर पर टिकी हुई थी। हवाई अड्डे पर मीडिया और लोगों का जमावड़ा था। पुलिस का एक बड़ा अमला चौकसी से तैनात था। थोड़ी देर में दिल्ली से आई फ्लाइट हवाई अड्डे पर उतरी। इस फ्लाइट में नाबालिग लड़की से रेप के अभियुक्त और अपने को आध्यात्मिक गुरु कहने वाले आसाराम थे। जोधपुर पुलिस की स्पेशल टीम इंदौर से उन्हें गिरफ्तार करके लाई थी। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जोधपुर आ रहे थे, इसलिए शहर में खासी पुलिस व्यवस्था थी। हवाई अड्डे से आसाराम को आरएसी परिसर में बनाए पूछताछ केंद्र में ले जाया गया। आसाराम को एहसास भी नहीं था कि पुलिस की तफ्तीश कैसे होती है। शाम के 5 बज रहे थे। जोधपुर ईस्ट के डीसीपी रूम में मौजूद थे। पश्चिमी राजस्थान के तेज तर्रार सब इंस्पेक्टर अमित सिहाग ने आसाराम से मुखातिब होकर कहा, बाबा, सोफे पर कैसे बैठो हो? चलो उठो वहां से और नीचे जमीन पर बैठो। पूछताछ की शुरुआत में ही अभियुक्त को एहसास हो गया कि यहाँ कोई रियायत मिलने की उम्मीद नहीं है। जमीन पर बैठते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा मत करो डीसीपी साहब। डीसीपी ने जवाब दिया, बाबा, ये बताएं कि ये सब कैसे किया, जल्दी बताएं। आसाराम, गलती कर दी। गलती कर दी मैंने। आसाराम बापू के सामने बैठे डीसीपी थे, उस वक्त जोधपुर ईस्ट में तैनात आईपीएस अजय पाल लांबा। ये हिस्सा है पुलिस अधिकारी अजय लांबा की किताब गनिंग फॉर द गॉडमैन, द ट्रू स्टोरी बिहाइंड द आसाराम बापूज कन्विक्शन का। इस किताब में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है। आगे की कहानी भी इसी पुस्तक पर आधारित है। पैसों का लालच और परिवार को धमकियां। 2 सितंबर 2013 को आसाराम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। अजय लांबा की किताब दावा करती है कि इसके बाद से ही जोधपुर पुलिस टीम को खतों, लगातार फोन, जान से मारने की धमकियां और पैसों का लालच देने वालों की बाढ़ सी आ जाती है। आसाराम समर्थक एक दिन आईपीएस लांबा के दफ्तर तक पहुंच जाते हैं। किताब के मुताबिक ये लोग लांबा से कहते हैं, आप जितनी कल्पना कर सकते हैं उससे भी ज्यादा पैसा बापू देंगे आपको, लेकिन आप इस केस में उनको गिरफ्तार मत करो। धमकियों और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से परेशान लांबा की पत्नी अपनी बेटी को स्कूल भेजना बंद कर देती हैं। अजय लांबा कहते हैं कि समर्थकों ने उनके माता पिता को भी धमकाने का प्रयास किया। नवंबर 2013 में चार्जशीट फाइल करने के बाद भी लगातार पुलिस टीम और खासकर आईपीएस लांबा को जान से मारने की धमकियां मिलती रही थी। अजय लांबा बताते हैं कि उन्हें राजनेताओं, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों और परिचित तक ने आसाराम केस में बैकफुट पर रहने की सलाह दी थी। आसाराम केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चंचल मिश्रा केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चंचल मिश्रा का आसाराम समर्थक कोर्ट में भी पीछा करते थे। मिश्रा को आईईडी ब्लास्ट से मारने की साजिश भी सामने आई थी। इस वजह से उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा भी दी गई थी। केस की तफ्तीश से जुड़े एक अन्य सब इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश को राजस्थान में आसाराम की करोड़ों की प्रॉपर्टी देने तक का ऑफर दिया जाता है। इस सब बातों को अब 7 साल बीत चुके हैं। आसाराम बापू को 2 साल पहले इन्हीं अधिकारियों की विवेचना के आधार पर दोषी पाकर सजा सुनाई जा चुकी है और वे जेल में हैं। लेकिन अब भी तफ्तीश करने वाली टीम के कई सदस्यों को पुलिस ने बाकायदा सिक्योरिटी दी हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई गिरफ्तारी की राह आसान। आसाराम केस में राजस्थान पुलिस की एंट्री मध्य प्रदेश में इंदौर में स्थित उनके आश्रम से हुई थी। पुलिस टीम 30 अगस्त 2013 को जोधपुर से एडिशनल डीसीपी सतीश चंद्र जानगिड़ के नेतृत्व में इंदौर के लिए रवाना हुई थी। जोधपुर पुलिस टीम इंदौर के सफर में थी और इधर जोधपुर में शाम 5 बजे डीसीपी अजय पाल लांबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लांबा ने पत्रकारों को बताया था, हम आसाराम को गिरफ्तार करने वाले हैं। एक टीम गिरफ्तारी के लिए भेजी जा चुकी है। हम जानते हैं वह कहां है और हमारी टीम जल्द ही वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार करेगी। अजय लांबा बताते हैं कि वो उस दिन अंधेरे में तीर चला रहे थे, क्योंकि उनके पास आसाराम के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी। लेकिन पुलिस का ये दांव सही पड़ा और आसाराम शायद पुलिस से दूर जाने के लिए भोपाल एयरपोर्ट पहुंच गए। पुलिस को इसकी जानकारी हुई, लेकिन इंदौर से इतनी जल्दी भोपाल पहुंचना मुश्किल था। पुलिस ने इसकी जानकारी मीडिया को लीक कर दी और भोपाल एयरपोर्ट पर मीडिया जमा हो गया।
आसाराम शायद खुद को कैमरों की नजरों से छिपाने और खुद छिपने के इरादे से इंदौर में अपने आश्रम के लिए निकल पड़े। एयरपोर्ट में हो रहे सारे घटनाक्रम की सूचना पुलिस तक टीवी चैनलों के माध्यम से मिल रही थी। आसाराम बापू खुद ब खुद पुलिस के जाल में फंसते जा रहे थे। पुलिस के इंदौर में उनका इंतजार करने के बारे में वे पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। पुलिस का सामना रात के 9 बजे इंदौर आश्रम के मुख्य गेट पर हजारों समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। पुरुषों से ज्यादा संख्या महिलाओं की थी। मीडिया और पुलिस बल भी बड़ी संख्या में मौजूद था। आश्रम में आसाराम, उनके बेटे नारायण साईं, बेटी और उनके करीबी भक्त मौजूद थे। पुलिस ने नारायण साईं से कहा कि एक मामले में आसाराम से पूछताछ करनी है। काफी कोशिशों के बाद रात 11 बजे पुलिस आसाराम तक पहुंचती है। आगे की कहानी अजय लांबा की किताब से पुलिस को देखते ही आसाराम कहने लगते हैं, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? तुम जानते हो देश में मेरे कितने भक्त हैं? तुम्हें पता है कि कितने राजनीति के लोगों के सिर पर मेरा हाथ है? तुम लोगों की हिम्मत कैसे होती है मेरे ही आश्रम में घुसकर मुझसे यह सब बेवकूफ़ी की बातें करने की? बताओ। यह पुलिस टीम और आसाराम का पहली बार आमना सामना था। देर तक आसाराम कभी अपनी सेहत का तो कभी सुबह चलने की बात करते हैं। बीच बीच में वो पुलिस को अपने रसूख की भी याद दिलाते रहते हैं। अजय लांबा बताते हैं कि आसाराम नित्य क्रियाओं के नाम पर खुद अपने कमरे में चले गए और शायद अपने बेटे नारायण साईं से समर्थकों को बुलाने के लिए कहा। जोधपुर से डीसीपी अजय पाल लांबा ने भी सुबह के बजाय रात में ही उन्हें गिरफ्तार करने को कह दिया था। आखिर में देर रात करीब 12 बजे राजस्थान पुलिस के टीम लीडर एडिशनल डीसीपी सतीश चंद्र जानगिड़ आसाराम से कहते हैं, बाबा, कल सुबह नहीं। हम आपको अभी अरेस्ट करके जोधपुर ले जा रहे हैं। सुबह तक तो बहुत देर हो जाएगी। फिल्मी अंदाज में आसाराम की गिरफ्तारी पुलिस ने आसाराम को पकड़कर बाहर खड़ी अपनी गाड़ी में बिठा दिया। अजय लांबा की किताब के मुताबिक गिरफ्तारी के समय आसाराम अपने बेटे और भक्तों को पुकारते हुए कह रहे थे, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? नारायण, इनको रोको। भक्तों, देखो ये तुम्हारे बाबा को पकड़ कर ले जा रहे हैं। सब इनको रोको। राजस्थान पुलिस स्थानीय पुलिस के बताए रास्ते पर आश्रम से बाहर निकल जाती है। बाहर भारी तादाद में मौजूद समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियों को रोकने की कोशिश की और कुछ ने कहा कि ये लोग एयरपोर्ट न पहुंच पाएं। लेकिन इंदौर पुलिस के सहयोग से पुलिस टीम एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। फ्लाइट में भी आसाराम समर्थकों से उलझते हुए पुलिस टीम आसाराम को लेकर इंदौर से दिल्ली और फिर दिल्ली से 1 सितंबर सुबह 11 बजे जोधपुर पहुंचती है। केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चंचल मिश्रा ने बीबीसी को बताया, रात करीब 12:30 बजे थे, जब आश्रम से इंदौर एयरपोर्ट के सफर में आसाराम ने कहा, मुझसे गलती हो गई। मुझे उससे नहीं मिलना चाहिए था, वो बहुत छोटी थी। इस केस को ठीक 7 साल बीत चुके हैं। लंबा ट्रायल, कुछ गवाहों की हत्या और पुलिस टीम को मिली धमकियों के बाद आसाराम को दोषी पाया जा चुका है और वो सजा काट रहे हैं। अब अजय लांबा की किताब एक बार फिर से भारत के एक चर्चित केस के कुछ अनछुए पहलुओं को आम जनता के बीच ला रही है। लेकिन इन सब के बीच पीड़िता का परिवार अब भी खुद को संभाल नहीं सका है। पीड़िता के पिता ने बीबीसी को बताया, हमने अपने जिगर के टुकड़ों को गुरुकुल में पढ़ने भेजा था। लेकिन उस दुष्ट ने ऐसा किया कि हम टूट गए। लेकिन सुकून है कि उसे सजा हुई, पूरे परिवार को तसल्ली है कि वो जेल में बंद है। आसाराम के गुरु 60 के दशक में उन्होंने लीलाशाह को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया। बाद में लीलाशाह ने ही असुमल का नाम आसाराम रखा। 1972 में आसाराम ने अहमदाबाद से लगभग 10 किलोमीटर दूर मुटेरा कस्बे में साबरमती नदी के किनारे अपनी पहली कुटिया बनाई थी। कैसे फैला साम्राज्य? यहाँ से शुरू हुआ आसाराम का आध्यात्मिक प्रोजेक्ट धीरे धीरे गुजरात के अन्य शहरों से होता हुआ देश के अलग अलग राज्यों में फैल गया। शुरुआत में गुजरात के ग्रामीण इलाकों से आने वाले गरीब, पिछड़े और आदिवासी समूहों को अपने प्रवचनों, देसी दवाइयों और भजन कीर्तन की तिकड़ी परोस कर लुभाने वाले आसाराम का प्रभाव धीरे धीरे राज्य के शहरी मध्यवर्गीय इलाकों में भी बढ़ने लगा। 4 करोड़ अनुयायी। शुरुआती सालों में प्रवचन के बाद प्रसाद के नाम पर वितरित किए जाने वाले मुफ्त भोजन ने भी आसाराम के भक्तों की संख्या को तेजी से बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आसाराम की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार आज दुनिया भर में उनके 4 करोड़ अनुयायी हैं।
आने वाले दशकों में आसाराम ने अपने बेटे नारायण साईं के साथ मिलकर देश विदेश में फैले अपने 400 आश्रमों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। आसाराम की संपत्ति। आसाराम के इस व्यापक प्रभाव में उनके भक्तों और आश्रमों की विशाल संख्या के साथ साथ तकरीबन 10,000 करोड़ रुपयों की संपत्ति भी है। इस संपत्ति की जांच पड़ताल फिलहाल केंद्रीय और गुजरात राज्य के कर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय कर रहे हैं। इस जांच में आश्रम निर्माण के लिए गैरकानूनी तरीके से जमीन हड़पने के मामले भी शामिल हैं। क्या है जोधपुर मामला? अगस्त 2013 में आसाराम के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाने वाला शाहजहांपुर निवासी पीड़िता का पूरा परिवार घटना से पहले तक आसाराम का कट्टर भक्त था। पीड़िता के पिता ने अपने खर्चे पर शाहजहांपुर में आसाराम का आश्रम बनवाया था। संस्कारवान शिक्षा की उम्मीद में उन्होंने अपने 2 बच्चों को आसाराम के छिंदवाड़ा स्थित गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा था। मुकदमे में दायर चार्जशीट के अनुसार आसाराम ने 15 अगस्त की शाम 16 वर्षीय पीड़िता को ठीक करने के बहाने से अपनी कुटिया में बुलाकर बलात्कार किया। इसी मामले में अदालत ने आसाराम को दोषी करार दिया है। गवाहों की हत्या। आसाराम पर गवाहों की हत्या के आरोप भी हैं। 28 फरवरी 2014 की सुबह आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली सूरत निवासी 2 बहनों में से एक के पति पर सूरत शहर में ही जानलेवा हमला हुआ। 15 दिन के भीतर ही अगला हमला राकेश पटेल नामक आसाराम के वीडियोग्राफर पर हुआ। दूसरे हमले के कुछ दिनों बाद ही दिनेश भगनानी नामक तीसरे गवाह पर सूरत के कपड़ा बाजार में तेजाब फेंका गया। आसाराम का राजनीतिक प्रभाव। सामाजिक कार्यकर्ता मनीषी जानी के मुताबिक सब कुछ के बावजूद आसाराम बापू को एक तरह का राजनीतिक संरक्षण भी हासिल है। उन्होंने विधानसभा का हवाला देते हुए कहा कि नौबत यहां तक आ गई कि आसाराम बापू के मुद्दे पर विधानसभा में इतना जमकर हंगामा हुआ जिसमें माइक तक उखाड़े गए। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी भी उनके आश्रम जाते रहे थे। इससे आसाराम बापू को लगा कि कानून के हाथ उन तक नहीं पहुंच सकते हैं।